RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। आवर्त सारणी के चैप्टर में हम आपको मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी और मेंडलीफ की संशोधित आवर्त सारणी उदाहरण के साथ, चित्र के साथ आपको समझा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने उन वीडियो को अच्छी प्रकार से समझ भी लिया होगा। लेकिन पिछली जो आपको वीडियो बताई गई थी जिसमें आपको हमने संशोधित आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी, उसमें भी संशोधित आवर्त सारणी में भी कुछ दोष बाकी रह गए थे। तो उन दोषों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने अपने नए नए प्रयोग किए। जो संशोधित आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी वो मोजले ने प्रस्तुत की थी सन 1913 में परमाणु संख्या की खोज होने के बाद। लेकिन जब परमाणु संख्या खोज हो गई, परमाणु संख्या के बाद उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई यार, तो फिर बोहर नामक वैज्ञानिक ने एक 2n स्क्वायर और आबाउ नियम दिए थे जो हम आपको पिछले चैप्टर में प्रस्तुत कर चुके हैं। तो उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 1926 में कुछ वैज्ञानिक आए जिनमें बोहर, रोंग, वर्नर और बरी, ये वैज्ञानिक थे। बोहर केवल नाम के लिए थे, कार्य किया था इन तीनों ने। तो इन्होंने इस बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम को आधार मानकर एक और नई आवर्त सारणी प्रस्तुत की जिसे बोहर की आवर्त सारणी कहा गया। बोहर की आवर्त सारणी से क्यों कहा गया? क्योंकि यह आवर्त सारणी बोहर द्वारा प्रतिपादित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित थी, इसीलिए इसे बोहर की आवर्त सारणी या फिर परवर्धित आवर्त सारणी कहा गया। परवर्धित आवर्त सारणी, जिसको कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इसको कहा गया। परवर्धित लॉन्ग यानी बड़े आकार की यह आवर्त सारणी थी। तो इस आवर्त सारणी में क्या क्या गुण थे, इस आवर्त सारणी की क्या संरचना थी, इसको हम आज फिर एक चित्र के अनुसार समझते हैं। तो आइए इसको लेकर चलते हैं। देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फिलहाल, ये आपकी दीर्घाकार आवर्त सारणी है। इस दीर्घाकार आवर्त सारणी की अगर हम संरचना की बात करें तो इस आवर्त सारणी में 7 अक्षैतिज पंक्तियां होती हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है, जबकि 1 से लेकर आपके 18 तक, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 लेकर ये यहाँ तक 17 और ये 18 जो खड़े कॉलम लिए जाते हैं, इन सभी को समूह, वर्ग, परिवार, फैमिली, कुल, वर्ग आदि कुछ भी कहा जा सकता है। अब यहाँ पर जो आपकी पहली संशोधित आवर्त सारणी थी उसमें ए और बी दो उपवर्ग लिए गए थे। तो देखिए ए वाले और ये सब ए वाले तत्व हैं और यहाँ पर ये आपके बी उपवर्ग वाले तत्व एक साथ रख दिए गए। लेकिन सामान्य तौर पर इसमें आपको ए और बी नहीं बल्कि 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से ये 5वां, ये 6ठा वर्ग। जैसे 8वें में आपके 3 वर्ग थे यहाँ पर उस संशोधित आवर्त सारणी में, लेकिन यहाँ 8वें वर्ग में 8 9 और 10 तीन उपवर्ग न होकर इनको बिल्कुल अलग 8 9 और 10 नाम दे दिया गया। इसी प्रकार से हम इसकी संरचना में एक बात और कह सकते हैं कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को इस आवर्त सारणी से बाहर इन 2 पंक्तियों में रखा गया है। पहली पंक्ति में लैंथेनाइड परमाणु क्रमांक 57 से लेकर 71 तक, और यहाँ पर एक्टिनाइड को रखा गया है परमाणु क्रमांक 89 से लेकर परमाणु क्रमांक 103 लॉरेंशियम तक। इन सभी तत्वों को आपको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। अब ये तो थी इसकी संरचना की बात, लेकिन अब इस संरचना के पश्चात इसमें विभिन्न प्रकार का जो वर्गीकरण किया गया है वो देखिए। सबसे पहला पॉइंट तो इसका यही लेकर चल सकते हैं कि इस आवर्त सारणी में भी तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु क्रमांक 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा गया है। इसके पश्चात चूंकि ये आवर्त सारणी बोहर के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को नियम मानकर बनाई गई थी, तो इसमें यह देखा जा सकता है कि जो तत्व हैं समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है। जैसे यहाँ देखिए S1, इन सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करेंगे तो सबसे बाहरी कक्षा में S1 NS1 ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। जैसे लिथियम का करें 1s2 2s1, सोडियम का करें 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी यहाँ पर 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1, यानी यहाँ पर S में केवल एक इलेक्ट्रॉन आएगा। जबकि इन दूसरे ग्रुप वाले में अगर देखें तो इन तत्वों में S2 आएगा। यहाँ पर 2s2
3s2, यहाँ पर 4s2, इस प्रकार से। यानी कह सकते हैं कि जितने भी आवर्त हैं वे आवर्त उस तत्व की मुख्य क्वांटम संख्या को भी प्रदर्शित करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस सभी वर्ग में, आपके इस वर्ग में जितने भी तत्व हैं उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D5s2 होगा। 13वें वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2p1 होगा। NS2 NP1 भी इसको बोला जा सकता है। ये आपका 0 ग्रुप या 18वां ग्रुप कहा जाता है, 18वां समूह कहा जाता है। इसमें उपस्थित सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP6 होगा, यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। संशोधित आवर्त सारणी की तरह भी इस पहले आवर्त को अति लघु आवर्त, दूसरे तीसरे आवर्त को लघु आवर्त, चौथे पांचवें को दीर्घ आवर्त और छठे और सातवें को अति दीर्घ आवर्त कहा जाता है। तो इन प्रकार से हम इन आवर्तों का वर्गीकरण कर सकते हैं। अब रही वर्ग की बात, अब वर्गों के अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट ए को अक्षारीय धातु कहा गया है, सेकंड ए को जो कहा गया है, दूसरे को अक्षारीय मृदा धातु कहा गया है। यहाँ पर 0 ग्रुप कहा गया है, 0 ग्रुप को 18वां ग्रुप या फिर अक्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें भी इस 18वें ग्रुप को कहा जाता है। यहाँ पर ये फ्लोरीन परिवार या हेलोजन है, ऑक्सीजन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, कार्बन और बोरोन परिवार। जैसे कि अभी आपको बताया था कि इन वर्गों को समूह, कुल, परिवार या फैमिली भी कहा जाता है, तो वो यहाँ पर इस प्रकार से लिया जा सकता है। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी की तरह ही जो ए उपवर्ग के तत्व हैं इन्हें आपको सामान्य तत्वों के रूप में कहा जाता है और इसका वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया गया है। तो हम इसके आधार पर इस आवर्त सारणी को आसानी से याद कर सकते हैं। बस इसमें यहाँ पर अगर हम 200 की बात करें तो 2 ही कमियां इस आवर्त सारणी में हैं। पहली तो ये है कि इस हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित अभी तक नहीं हो पाया है, और दूसरा इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को आवर्त सारणी से जो बाहर रखा गया है वो भी इसका एक दोष ही माना जाता है। वैसे जब ये आवर्त सारणी निर्मित की गई थी 1926 के आसपास, तब से आज तक इसमें कोई आवर्त सारणी में करेक्शन, वैसे परमाणु क्रमांक वगैरह के आधार पर, परमाणु भार के आधार पर तो किया जा सकता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे भारत देश में सहारनपुर में, उत्तर प्रदेश के जो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक अध्यापक महोदय ने, उनका नाम कलाम अख्तर है, और उन्होंने एक घूर्णन आवर्त सारणी यानी वृत्ताकार आवर्त सारणी का निर्माण किया है। वो अभी तक सिलेबस में नहीं आई, जिसमें हमारा हाइड्रोजन जो है उसका स्थान आवर्त सारणी में निर्धारित कर दिया गया है। तो उस आवर्त सारणी को जब बुक में आएगी तब पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस आवर्त सारणी को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं और इसके अनुसार कुछ विशेष समूहों के बारे में भी हम अब इसके बाद में आपको जानकारी देंगे। अब इस आवर्त सारणी का जो सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि चूंकि सभी तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है उन्हें एक ही समूह में रखा गया है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण भी निर्भर करेंगे। जनरली रासायनिक तो निर्भर करेंगे ही। तो जब एक वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है तो एक वर्ग के उपस्थित सभी तत्वों के रासायनिक गुण भी समान होंगे। यानी अगर हमें एक तत्व के रासायनिक गुणों का पता चल जाए तो हम अन्य तत्वों के रासायनिक गुणों का भी निर्धारण कर सकते हैं। बस थोड़ा बहुत परिवर्तन होता हुआ चला जाता है, जिसे आवर्तिता कहते हैं। उसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस आवर्त सारणी को याद करना बहुत आसान है। इसमें समस्थानिक और संभारिकों आदि की स्थापना की जा चुकी है, और एक सबसे बड़ा गुण इसका ये है कि इसमें धातु और अधातु को अलग अलग रखा गया है। यहाँ ये बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम एंड एस्टेटेनियम जो है, तो इनमें आप देख रहे होंगे ये थोड़े से डार्क हैं यहाँ पर, तो इनको उपधातु कहा जाता है। इनके दाईं ओर तो अधातु रखी गई है, जबकि बाईं ओर जो है वो धातु को रख दिया गया है। तो इस प्रकार से इस आवर्त सारणी में पूर्व में प्रस्तुत आवर्त सारणी संशोधित और मूल आवर्त सारणी के लगभग सभी दोषों को दूर कर दिया गया है, और इसे अध्ययन में इस प्रकार से सुविधाजनक बनाया गया है कि विद्यार्थीगण इसका आसानी से अध्ययन कर सके। बोहर की आवर्त सारणी जो अभी आपने समझी, उसकी संरचना आप लोगों ने समझी कि उसमें आवर्त किस प्रकार होते हैं और किस प्रकार उसमें वर्ग को प्रदर्शित किया जाता है। अब इस पूरी आवर्त सारणी को याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब पूरी आवर्त सारणी को न लेकर हम केवल इसकी छोटी संरचना को समझ लेते हैं। भाई वैसे तो हम एक प्रकार से ये आयत के रूप में इस सारणी को प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन आयत के रूप में न लेकर आप कुछ इस प्रकार से ले लीजिए, ऐसे, फिर ऐसे, इस प्रकार, और ये ऐसे। जनरली आप केवल इस फिगर को अपने माइंड में रखेंगे। ये आवर्त सारणी आपको बोहर की आवर्त सारणी दी गई है, जिसके नीचे भी आपके 2 खाने उपस्थित हैं। बस ये आपकी पूरी की पूरी पीरियड टेबल है। अब इसमें हमें याद करने का तरीका क्या क्या देखना है। देखिए, इसको यहाँ नीचे मिला दीजिए,
इसको यहाँ नीचे मिला दीजिए। जब आप लोगों ने ऑर्बिटल पढ़े थे तो उसमें 4 प्रकार के ऑर्बिटल थे, s, p, d और f। ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, ये d ऑर्बिटल और ये f ऑर्बिटल। इस प्रकार से आप 4 वर्गीकरण कर लीजिए। 7 इसमें आवर्त थे, 1 2 3 4 5 6 और 7। 1 से लेकर 18 तक इसमें वर्ग थे। 1 2 यहां पर हैं, 10 फिर यहां पर, क्योंकि s में 2 आते हैं, s2, p में 6 आते हैं, p6, d में 10 आते हैं, f में 14। f को तो फिलहाल आप छोड़ ही दीजिए, s में 2 आए तो 1 और 2, उसके बाद 10 यहां पर आ गए, 10 और 2 12 यहां तक आ चुके। यहां आएंगे आपके 13 14 15 16 17 और 18, 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से 6 वर्ग यहां पर आ गए, 10 वर्ग आपके यहां पर आ जाएंगे 3 से लेकर 12 तक। ये इस प्रकार से आप इस आवर्त सारणी को आसानी से याद कर सकते हो, समझ सकते हो। अब इसमें भी हमारे ये इन वर्गों को अलग नाम दिया गया है, इन धातुओं को अलग नाम दिया गया है, इस पूरे समूह को अलग नाम दिया गया है। जैसे S और P, इन दोनों को सामान्य तत्व कहा जाता है। S और P को सामान्य या निरूपक तत्व कहा जाता है, जबकि जो D ब्लॉक के हैं उनको संक्रमण तत्व कहा जाता है और F ब्लॉक के तत्वों को आंतरिक संक्रमण तत्व कहा जाता है, आंतरिक संक्रमण तत्व। तो इस प्रकार से भी इनको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो आइए एक टेबल के द्वारा और समझ लेते हैं कि इसमें इन वर्गों को पहले, दूसरे, अब बाकी जो वर्ग हैं उन वर्गों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो अब इस आवर्त सारणी को याद करने का थोड़ा सा तरीका देख लीजिए। जहां पर ये आपका एस ब्लॉक लिखा हुआ है, ये 2 वर्ग तो आपके एस ब्लॉक में आते हैं, बीच के 10 वर्ग आपके डी ब्लॉक में, और दाईं ओर आपका पी ब्लॉक रखा गया है जिसमें 6 वर्ग आते हैं। जबकि एफ ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी से बाहर 2 खानों में रखा गया है। वही इनके बारे में पहले बताया जा चुका है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक तो लैंथेनाइड और 90 से 103 तक के तत्व एक्टिनोइड्स कहलाते हैं। अब इसमें जो एस ब्लॉक का पहला वर्ग है इसको एल्कली मेटल्स यानी अक्षार धातुएं कहा जाता है, जबकि दूसरे को आपको एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी अक्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। इस पहले वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1, दूसरे का NS2 होता है। अब जो ये बीच के तत्व हैं आपके, इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, जिसमें 12वां समूह जो है वो आपका कोइनेज मेटल यानी कि मुद्रा धातु कहा जाता है। इसमें आपका कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह आते हैं, चांदी वगैरह इसी में आते हैं। जबकि यहाँ पर आपका ये वर्ग आ जाता है कार्बन फैमिली, फिर निकोजन्स जिनको आपको नाइट्रोजन फैमिली कहा जाता है, ऑक्सीजन परिवार को कैल्कोजन्स कहा जाता है और फ्लोरीन परिवार को हेलोजन्स कहा जाता है। जबकि जो अक्रिय गैसें हैं उनको नोबल गैस कहा जाता है और 18वें समूह में इनको रखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से इन तत्वों को आप लोग याद कर सकते हो। अगली वीडियो में हम इन तत्वों को किस प्रकार से याद किया जाएगा आपके सामने एक आसान सा एक मेथड प्रस्तुत करेंगे, जिसमें हम इन आवर्त सारणी के तत्वों को याद कर सकते हैं। इसमें हम लगभग एस और पी ब्लॉक के तो सभी तत्वों को याद कर ही लेंगे। तो अब इसके बाद हम आपको कहना चाहेंगे कि इन तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप जरूर याद कर लें। जैसे इसका NS1, इसका NS2 होता है। इसका यहाँ पर आपका जो आया ये पी ब्लॉक के तत्व हैं NS2, NP, N लेकर चल सकते हैं, यानी ये आपका P1, P2, P3, P4, P5, P6। जबकि जो आपके डी ब्लॉक के तत्व होते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1। यह आप लोग अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं, बार बार मेरी वीडियो को, मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। जैसे डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सामान्य N-1, S2, P6, D12, 10 होता है। तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आसानी से ये बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जो बोहर की परिवर्धित आवर्त सारणी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बताई, आप लोग इसको कई बार देखें। जब तक आप लोग इस पीरियोडिक टेबल के एक एक पॉइंट को याद नहीं कर देते, मैं कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, कई बार देखें। क्योंकि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को, आज की वीडियो को समझ लिया, अच्छी प्रकार से रट लिया, अपने अंतर मन में उतार लिया, तो फिर आपको केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इस पीरियोडिक टेबल के द्वारा ही हम अन्य जो गुण आएंगे अभी आपके इस चैप्टर में आगे, उनके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि आप इस वीडियो को देखकर बार बार इस पूरी पीरियोडिक टेबल को समझें, और अगर कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाता है, कोई समस्या रह जाती है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की वीडियो के लिए आपका फिर से धन्यवाद।
आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।